हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पीजीसीआईएल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने 2 पार्ट का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया है। जिन भी दोस्तों ने वो पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लें। और अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अब आज हम 61st क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द बिलो इज़ अ डीमेरिट ऑफ ईडी करंट। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उसमें से कौन सा ईडी करंट का डीमेरिट है। तो अननेसेसरी हीट, ईडी करंट लॉस से अननेसेसरी हीट उत्पन्न होती है जो कि हमारी मशीन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। दोस्तों, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशंस का यूज करते हैं। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन कोर का यूज करते हैं, लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। ठीक है, और जो ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ईडी करंट लॉस इज इक्वल टू के स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, ये ईडी करंट लॉस का फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन फार्मूला पूछ लेता है। देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर वायर इज। यहाँ पे बोला है जो करेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉपर वायर की, हैविंग ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर कॉपर वायर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं कि पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन को सही ढंग से प्रॉपर वे में समझेंगे। देखिए, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 कॉपर वायर हैं, 2 कॉपर वायर हो गए हमारे पास। अब इसमें ये बोला है कि जो इस कॉपर वायर का मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, इस कॉपर वायर की, जो ये कॉपर वायर है इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, मतलब पहले के मुकाबले। ये पहला वाला कॉपर वायर है और इस जो कॉपर वायर का जो डायमीटर है इस कॉपर वायर की तुलना में दुगुना है। ठीक है, मतलब नए वाले जो कॉपर वायर है हमारे पास, जो नया वाला कॉपर वायर है उसका डायमीटर पहले वाले कॉपर वायर की तुलना में दुगुना है, ट्वाइस है। ठीक है, अब नए वाले कॉपर वायर का डायमीटर अगर दुगुना होगा तो इसका मतलब रेडियस यानी त्रिज्या भी दुगनी होगी, त्रिज्या भी दुगनी होगी। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे करंट पे, इसे देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब हमारी जो त्रिज्या है वो दुगनी हुई तो हमारा जो एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो हमारा जो एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा पहले की तुलना में, और पहले की तुलना में अगर हमारा एरिया 4 गुना हो गया तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/4। इसका मतलब कि किसी भी कॉपर वायर का डायमीटर दुगुना कर देने पे जो नया कॉपर वायर बनता है हमारा, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अगर अब यही हम देखते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब यहाँ पे अगर R हमारा 1/4 हो जाएगा तो हमारी करंट जो है 4 गुनी हो जाएगी, हमारी करंट 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 4 टाइम्स एज ग्रेट, मतलब हमारी करंट 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक इज। देखिए, इसमें बोला है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक हमें ना लगे इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ऑपरेटस है हमारे पास, कोई भी हमारे पास ऑपरेटस या एप्लीकेशन है, अप्लायंस है घर में जो उपकरण लगते हैं वो है, उसमें हम अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचना चाहें तो उसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर अर्थ करते हैं, प्रॉपर उसको हम अर्थ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर उसको हम अर्थिंग प्रदान करते हैं ताकि अनवांटेड करंट है हमारी वो ग्राउंड हो जाए और जिससे हमें किसी तरह से झटका ना लगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइनोसाइडल वेव फॉर्म इज, हमें बताना है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है साइनोसाइडल वेव फॉर्म का, ठीक है। अब साइनोसाइडल वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर, अब पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर एफ इसे बोल सकते हैं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एफ, ठीक है। अब फॉर्म फैक्टर क्या क्या फार्मूला होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। चलिए, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है, तो इसको मतलब याद करने में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, RAF, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ। देखिए, फॉर्म फैक्टर की ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर की ट्रिक क्या है। फॉर्म फैक्टर की ट्रिक हमारी है, फॉर्म फैक्टर की ट्रिक RAF, ठीक है। फॉर्म फैक्टर की जो ट्रिक होती है हमारी RAF होती है। R मतलब होता है आरएमएस वैल्यू, ठीक। R मतलब आरएमएस वैल्यू अपॉन A मतलब एवरेज वैल्यू, A मतलब एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर, इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। देखिए, अब ये क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब पे डिस्कस करेंगे। एक पेपर को अच्छे से तरीके से सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हम सारों को देखेंगे। देखिए, फॉर्म फैक्टर देख लिया अब हमने। अब इसी में एक होता है पीक फैक्टर, ठीक है। अब पीक फैक्टर को फॉर्मूला याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, एमआरपी क्या होता है, एम से मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो गई, और आर से आरएमएस वैल्यू हो गई, आर से हमारी आरएमएस वैल्यू हो गई, और पी से हमारा पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर इसी को बोलते हैं, CREST, क्रेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, द फॉर्म फैक्टर फॉर अ साइनोसाइडल वेव फॉर्म इज। तो फॉर्म फैक्टर साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए क्या होता है, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसी फार्मूले को रख के हम फॉर्म फैक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब फॉर्म फैक्टर की क्या वैल्यू होती है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस। अब साइनोसाइडल के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, Vm/√2, और एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारी 2Vm/π, 2Vm/π, और यहाँ पे Vm कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। Vm कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो हमारा कैंसिल आउट करने पे निकलेगा वो हो जाएगा π/2√2, और यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे इसको देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 आ जाएगा, यानी हमारा साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज़ द लो रेजिस्टेंस। देखिए, क्वेश्चन दोस्तों बार बार आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट इसमें से दिए हुए हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, उनमें सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो अमीटर की होती है। अमीटर क्या होता है, एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है अमीटर, और इसके पैरेलल में जो है एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये शंट रेजिस्टेंस दोस्तों मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। और ये इसी मैग्नीन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलती है, देखिए, अमीटर है, अमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, और इसका अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। अमीटर का रेजिस्टेंस लो। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसे हम शंट बोलते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसे हम शंट बोलते हैं। और ये लो रेजिस्टेंस किसका बना होता है दोस्तों, मैग्नीन का बना होता है, ठीक है, मैग्नीन का बना होता है। और इस मैग्नीन का जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है। मतलब 1 2 3 4, एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, अ 3-phase सप्लाई कैन बी चेंज्ड इनटू अ 2-phase सप्लाई विद द हेल्प ऑफ। देखिए,
एक 3 फेज की सप्लाई है, 3 फेज की सप्लाई है, इसे 2 फेज की सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? स्कॉट कनेक्शन की सहायता से, स्कॉट कनेक्शन की सहायता से। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी स्कॉट कनेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब बता दूंगा। देखिए, स्कॉट कनेक्शन की सहायता से हम 3 फेज को 2 फेज में बदल दे सकते हैं और 2 फेज को 3 फेज में बदल सकते हैं, मतलब 3 फेज को 2 फेज में और 2 फेज को 3 फेज में। पर हमें क्या कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कभी 2 फेज अवेलेबल होता है? नहीं, हमारे पास 3 फेज अवेलेबल होता है और हम स्कॉट कनेक्शन की सहायता से, इसलिए हम मतलब ये बोलते हैं कि अमूमन हम ये बोलते हैं कि 3 फेज को 2 फेज में बदल सकता है। हालांकि स्कॉट कनेक्शन की सहायता से हम 2 फेज को भी 3 फेज में बदल सकते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि 3 फेज को 2 फेज में बदलते हैं स्कॉट कनेक्शन की सहायता से, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 2 फेज की सप्लाई उपलब्ध नहीं होती है। और जो स्कॉट कनेक्शन होता है उसमें 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है दोस्तों मेन ट्रांसफार्मर, एक होता है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और अभी मैं इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि जो दो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं स्कॉट कनेक्शन में, एक जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर। वो दोनों ट्रांसफार्मर दोस्तों सिर्फ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, मैकेनिकली नहीं कनेक्टेड होते। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि टीजर ट्रांसफार्मर में जो दो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, मैकेनिकली यांत्रिक रूप से नहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन एसी वाइंडिंग अ 4 पोल मोटर हैज 24 स्लॉट्स, द वैल्यू ऑफ पोल पिच विल बी। देखिए, वैल्यू ऑफ पोल पिच क्या होता है दोस्तों? स्लॉट पर पोल। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 24 पोल स्लॉट है, 24 स्लॉट है हमारे पास और टोटल 4 पोल है। तो स्लॉट पर पोल कितना हो गया दोस्तों? 24/4, ठीक है, 24/4 और यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा पोल पिच। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज टू चार्ज द बैटरी। देखिए दोस्तों, जो डीसी जनरेटर, कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर होता है जिसका यूज हम बैटरी को चार्ज करने में करते हैं? तो संट जनरेटर का यूज हम बैटरी को चार्ज करने में करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संट जनरेटर का यूज बैटरी को चार्ज करने में करते हैं। ये दोस्तों आर.के. राजपूत का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ब्रशलेस अल्टरनेटर देयर आर 2 अल्टरनेटर ऑन वन शाफ्ट, विच आर दोज? ठीक है, इन ब्रशलेस अल्टरनेटर देयर आर 2 अल्टरनेटर्स आर वन शाफ्ट। ब्रशलेस अल्टरनेटर में दोस्तों 2 अल्टरनेटर एक ही शाफ्ट पे लगे होते हैं, विच आर दोज? कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक मेन अल्टरनेटर होता है और उसी अल्टरनेटर को जो एक्साइट करता है, यानी जिसे हम बोलते हैं एक्साइटर, दोनों ही एक शाफ्ट में लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पिन वाइस इज यूज्ड फॉर। पिन वाइस का यूज क्यों करते हैं? पिन वाइस का यूज दोस्तों हम होल्डिंग अ वेरी स्मॉल जॉब्स लाइक पिन, मतलब छोटे छोटे जॉब्स को हम पकड़ने में, होल्ड करने में, थाम के रखने में इसका यूज करते हैं पिन वाइस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली टाइप है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वन लाइनर है, इसको आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रिक करंट द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं सबको डिस्कस करा देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला है दोस्तों कि पावर फैक्टर, ट्रू पावर और अपरेंट पावर के रेशियो को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ट्रू पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो पावर फैक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा होगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू P/S। यहाँ पे P जो है एक्टिव पावर या ट्रू पावर हमारा हो गया और S जो हमारा अपरेंट पावर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम पावर फैक्टर के क्या क्या फार्मूला पढ़े दोस्तों? पावर फैक्टर का हमने फार्मूला पढ़ा है cos phi इज इक्वल टू R/Z। ये भी एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पावर फैक्टर का क्या फार्मूला होता है दोस्तों? पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो ये सारे कुछ जो है
एग्जाम्पल है पावर फैक्टर के लिए, फार्मूले के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE इन XLPE केबल। देखिए एक्चुअली ये XLPE जरूर लिखा हुआ है, पर ये यहाँ पे X का जो मतलब होता है वो क्रॉस होता है, क्योंकि क्रॉस का जो साइन होता है दोस्तों वो यही होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे अब देखिए सिंपल सा है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, यानी XLPE का जो फुल फॉर्म होता है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग इज, ठीक है। यहाँ पे वायरिंग लिखा हुआ है, आप वाइंडिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए रनिंग वाइंडिंग जो होती है दोस्तों वो हाईली इंडक्टिव होती है और लो रजिस्टिव, हाईली इंडक्टिव एंड लो रजिस्टिव। और इसी तरह हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो लो इंडक्टिव और हाईली रजिस्टिव होती है, लो इंडक्टिव और हाईली रजिस्टिव होती है, ठीक है। और बेसिकली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों उसका यूज ही हम फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ ड्राई सेल। देखिए इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य इसको हिंदी में बोलते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ ड्राई सेल, ड्राई सेल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, मतलब सॉरी सेल में, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज किया जाता है, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर वाउंड। अब इसे बोला है एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर वाउंड। देखिए कोई भी मशीन हो दोस्तों, हम कोई भी मशीन की बात करते हैं, मैं आज आपको कुछ फैक्ट ऐसे बता देता हूँ जो हर मशीन के लिए कॉमन होते हैं। देखिए कोई भी मशीन हो, ठीक है, चाहे वो डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, ठीक है, इन दोनों मशीनों में हमेशा दो वाइंडिंग होती है, हमेशा दो वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए मैं ट्रांसफार्मर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हालांकि हम ट्रांसफार्मर को जरूर मशीन में पढ़ते हैं, मशीन वाले सब्जेक्ट में, लेकिन ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में भी दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और हम मशीन की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे डीसी मशीन की बात हो रही है। एक्साइटिंग कॉइल्स को हम पोल्स पे ही लपेटते हैं या वाउंड करते हैं, और यही एक्साइटिंग कॉइल्स ही हमारी फील्ड कॉइल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स। देखिए यहाँ पे बोला है जो यूनिवर्सल मोटर की डायरेक्शन होती है, जो उसके रोटर के घूमने की दिशा होती है, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो डीसी सीरीज मोटर का ही एक सुधरा स्वरूप होता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये डीसी सीरीज मोटर ही होता है, बस हम इसे कुछ इसमें सुधार करके हम इसे एसी पर ऑपरेट करते हैं। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों एसी और डीसी दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। और इसका जो रोटेशन होता है दोस्तों वो हम इंटरचेंजिंग द ब्रश जो लीड्स होती है हमारी, उनको इंटरचेंज करके आपस में अदला बदली करके हम यूनिवर्सल मोटर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन चेंज करने की बात आई है यहाँ पे, हम देख लेते हैं सारी मशीनों के लिए डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम बात करते हैं डीसी मशीन की। डीसी मशीन, देखिए डीसी मशीन में क्या दोस्तों है, दो वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरी हमारी कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। इन्हीं दोनों वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज करके, या फिर फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कर दीजिए या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कर दीजिए। इन्हीं दोनों वाइंडिंग में से किन्हीं एक का कनेक्शन चेंज करके हम डीसी मशीन का रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। दोनों वाइंडिंगों का अगर हम कनेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका रोटेशन चेंज नहीं होगा, सेम एज
जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में घूमेगा। अब हम बात कर लेते हैं एसी मशीन की। एसी मशीन में जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए दोस्तों हम सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करते हैं। सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करते हैं, जैसे RYB हमारा सप्लाई टर्मिनल है दोस्तों, तो या फिर हम YR को इंटरचेंज कर दिया, या YB को इंटरचेंज कर दिए, या फिर BR को इंटरचेंज कर दिए। ऐसा नहीं है कि किन्हीं मतलब दो से ज़्यादा का कर दिए, मतलब दो ही पेयर को लेना है। RYB है हमारा, तो या फिर हम RY या फिर YB या फिर BR, ठीक है। तो आप मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, द DC जनरेटर हैज़, DC जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों वो स्लाइटली ड्रूपिंग होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग टाइप होती है। इसीलिए DC जनरेटर को स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ही DC जनरेटर का यूज़ हम दोस्तों पैरेलल कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मोटर होती है। पैरेलल कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मोटर अगर कोई पूछे तो हमें बताना है कि DC जनरेटर पैरेलल कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मोटर होती है। इसके अलावा अंडर कंपाउंड मोटर, इसके बाद की जो सबसे उपयुक्त मोटर होती है पैरेलल कनेक्शन के लिए वो अंडर कंपाउंड जनरेटर होती है। कौन सी मोटर होती है? अंडर कंपाउंड जनरेटर। जनरेटर क्या होता है दोस्तों? जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ इन एनी इंडक्शन मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल्स आर डबल देन स्पीड विल, इसने बोला है कि किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए अगर हम नंबर ऑफ पोल को डबल कर दे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, हम फॉर्मूला जो पढ़े हैं N इज इक्वल टू 120F अपॉन P, 120F अपॉन P। अब इसी को हम आधा कर दें, पोल को हम डबल कर दें, आधा नहीं करना, आपको डबल करना है। पोल को हम डबल कर दें तो हमारी स्पीड जो है हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, लो रेजिस्टेंस, देखिए लो रेजिस्टेंस का यूज दोस्तों केल्विन डबल ब्रिज का यूज किया था। लो रेजिस्टेंस के लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज किया जाता है। अब हम इसी समय ही चर्चा कर लेते हैं कि लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, इन तीनों टाइप के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, हम सारे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं दोस्तों लो रेजिस्टेंस की। लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किसका किसका यूज़ करते हैं, कौन कौन सा मेथड? देखिए, पहला मेथड तो हम जान ही गए हैं कि केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। और दूसरा मेथड है दोस्तों पोटेंशियोमीटर मेथड। पोटेंशियोमीटर मेथड का यूज़ भी हम लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो आप समझ गए, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का मेथड यूज़ करते हैं और पोटेंशियोमीटर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब अब मीडियम के लिए देख लेते हैं। देखिए, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं? देखिए, पहला मेथड जो हमारा है VI मेथड, वोल्ट एमीटर मेथड, वोल्ट करंट मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। सबसे एक्यूरेट मेथड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। तीसरा जो होता है वो ओम मीटर मेथड, ओम मीटर मेथड का भी यूज हम मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए करते हैं। और चौथा एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने में करते हैं, ठीक है। ये 4 मेथड हो गए, VI मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ओम मीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब एक लास्ट देख लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं? देखिए, पहला है मेगर, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तीसरा जो हमारा है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तीसरा जो है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। और चौथा है जो हमारा वो है मेगा ओम मेथड। चौथा क्या है? मेगा ओम मेथड। देखिए,
अब जो हम फिर से देख लेते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं, मेगर वाला मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड और मेगा ओम मेथड। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, और यहाँ पे जो ऑप्शन में है दोस्तों उसे भी देख लेते हैं। डी साउथी ब्रिज का उपयोग कैपेसिटेंस मेजर में करते हैं। मैक्सवेल ब्रिज का मेथड मीडियम इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, मीडियम इंडक्टेंस को। और वेन ब्रिज का यूज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी मेथड, ज़्यादातर तरफ से फ्रीक्वेंसी मेथड में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, थिकनेस कितनी होती है लेमिनेशन की? 0.5 mm। ये भी आर के राजपूत यूथ सारे बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लेमिनेट क्यों करते हैं दोस्तों? टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर डेट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड। देखिए, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट का फ्लो होने में विरोध करे उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो करंट के फ्लो होने में सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ 3-phase ऑयल कूल्ड पावर ट्रांसफार्मर द डिवाइस कंजर्वेटर, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट एंड बुकोज रिले आर। देखिए, ये सारी जो डिवाइसेस होती है, चाहे वो कंजर्वेटर हो, ब्रीदर हो, एक्सप्लोजन वेंट हो, बुकोज रिले हो, ये सारी प्रोटेक्टेड डिवाइस होती हैं ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, बुकोज रिले हमारी एक गैस एक्चुएटिंग रिले होती है, और ये ऐसी रिले होती है दोस्तों जो एकमात्र ऐसी रिले होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो फॉल्ट आने से पहले ही इसे सेंस कर लेती है, बुकोज रिले। और बुकोज रिले दोस्तों ऑयल ट्रांसफार्मर के लिए यूज की जाती है। बुकोज रिले छोटे फॉल्ट के लिए अलार्म बजाती है और बड़े फॉल्ट के लिए ट्रिप कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द स्पीड एन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाई। देखिए, स्पीड जो है दोस्तों हमें क्या दी, फार्मूला क्या होता है? 120 F/P। ठीक है, जहाँ पे ये जो हमारा एन है दोस्तों वो RPM है, स्पीड पर मतलब स्पीड रोटेशन में है। ठीक है, RPM मतलब रोटेशन पर मीटर में, पर मिनट, सॉरी, रोटेशन पर मिनट। N इज इक्वल टू 120 F/P। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन लाइन टेस्टर। देखिए, ये मतलब याद करने वाला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन अ लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर में किस टाइप के बल्ब का यूज किया जाता है? नियॉन बल्ब का यूज किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि लाइन टेस्टर में नियॉन बल्ब का यूज किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आया था दोस्तों, आप देख लीजिए कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन ड्राई सेल। मैंने उस समय क्या आंसर था? अमोनियम क्लोराइड। और मैंने आपको तभी फार्मूला बताया था, लिखा नहीं था लेकिन फार्मूला बताया था NH4Cl। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा यूज होता है ड्राई सेल में वो होता है NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ डिवाइस दैट चेंज DC सप्लाई टू AC सप्लाई। देखिए, ऐसी डिवाइस जिसका हम यूज DC सप्लाईज को AC सप्लाई में यूज बदलते हैं, मतलब DC सप्लाई को डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलते हैं, वो डिवाइस होती है इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों? रेक्टिफायर दोस्तों हमारा AC को DC में चेंज करता है, AC को DC में चेंज करता है। इसी तरह कन्वर्टर भी दोस्तों हमारा AC को DC में चेंज करता है, और लेकिन जो DC को AC में चेंज करता है उस डिवाइस का नाम है हमारा इन्वर्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट वाइंडिंग इज। देखिए, शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से ज़्यादा होता है। शंट वाइंडिंग जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली रेंज होती है दोस्तों 250 ओम। ठीक है, शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली 250 ओम होती है। और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो 0.1 अप्रॉक्सीमेटली। ये रेंज होती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये रेंज होती है। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ। देखिए, कम्यूटेटर का जो सेगमेंट होता है दोस्तों वो माइका से इंसुलेटेड होता है, माइका से मतलब इंसुलेटेड होता है माइका कम्यूटेटर सेगमेंट। और फिर माइका की एक पतली और जिसकी जो मोटाई होती है वो 0.7 mm होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो माइका कम्यूटेटर सेगमेंट के बाद जो एक दो कम्यूटेटर सेगमेंट को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए जो सेगमेंट यूज किया जाता है माइका का, उसकी जो मोटाई होती है वो 0.7 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, विच मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है कि ट्रैक्शन, रेलवे में ट्रैक्शन वर्क के लिए किस मोटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का यूज हम रेलवे में ट्रैक्शन के लिए करते हैं। डीसी सीरीज मोटर दोस्तों बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर होती है, बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर होती है। मैं आपको एक बार डीसी सीरीज मोटर का कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोस्तों, वो आर्मेचर के सीरीज में होती है, आर्मेचर के सीरीज में होती है, इसीलिए इसको हम डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। मोटर क्या होता है दोस्तों? ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम मोटर कहते हैं। और ट्रैक्शन सिस्टम में पूरे सबसे ज़्यादा जो यूज्ड मोटर होती है वो हमारी होती है डीसी सीरीज मोटर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, मतलब 3 पार्ट हमने अब तक कंप्लीट किए हैं और हर पार्ट में 30 + 30 + 30 टोटल 90 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है दोस्तों 30-35 मिनट में। और हर क्वेश्चन से कम 2 से 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। भले ये 30-35 मिनट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमने कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और जो लास्ट पार्ट है उसका जल्द ही मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे हम सब पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।